गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो वर्ड है ज्योमेट्रिकल, ये इसलिए यूज होता है क्योंकि इस चैप्टर में हम लाइट को एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पाथ्स में ही ट्रैवल करवाएंगे। लाइट की प्रॉपर्टीज को हम बहुत डीपली अगर स्टडी करें तो हम उसको वेव्स और पार्टिकल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज में देखते हैं। मतलब लाइट कभी कभी एज अ वेव बिहेव करती है, कभी कभी एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। अब वेव का जो मोशन है वो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि पार्टिकल्स का मोशन न्यूटन के लॉ से स्ट्रेट लाइन होगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो लाइट डज बिहेव लाइक अ वेव एंड उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी चेंज होने लग जाती है जब लाइट का जो अपना वेवलेंथ होता है वो उसके सामने आने वाले पार्टिकल्स के कंपैरिजन में आता है। ठीक है, मतलब लाइट का जब वेवलेंथ उसके पार्टिकल्स जितना, अज्यूमिंग कि हम जो विजिबल लाइट को देखते हैं ये होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो अगर इसी साइज के पार्टिकल्स इनकाउंटर होने वाले हैं तो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को अप्लाई नहीं कर पाएंगे और लाइट का जो नेचर है, लाइट का जो एग्जैक्ट पाथ होगा वो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन से वेरी कर जाएगा। बट नॉर्मल जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट में ये सब बहुत बड़े हैं, तो इसमें लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाती है और उसको हम स्ट्रेट लाइन पाथ्स में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं लाइट की। बहुत बेसिक सी बात है, जैसे विजिबिलिटी किसी भी चीज की, हमको कोई भी चीज हमें नजर कैसे आती है। तो आप देखिए, या तो एक ऑब्जेक्ट है जो खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके अलावा लेट्स से कि आप अपने कमरे में हैं और आपने यहाँ पे अंधेरे में एक बल्ब जला दिया, है ना। तो बल्ब के अलावा जितनी सारी चीजें हैं वो आपको क्यों नजर आ रही है? बिकॉज लाइट बल्ब से निकल के किसी भी ऑब्जेक्ट पे जा रही है, से इस ब्लैक बोर्ड पे जा रही है, तो ये, या व्हाइट बोर्ड पे सॉरी, तो ये व्हाइट बोर्ड उसको हर डायरेक्शन में एमिनेट कर रहा है या स्कैटर करके रिफ्लेक्ट कर रहा है इसको सारे डायरेक्शंस में। तो आप जहां से भी देख रहे होंगे वहां आपको इसकी एक आधी लाइट तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट कि स्कैटर कर देता है लाइट को हर ऑब्जेक्ट, जो भी उसको या तो वो पास थ्रू होने देगा तो वो ट्रांसपेरेंट है, अगर वो सारी लाइट पास थ्रू होने नहीं देता, कुछ ही परसेंटेज पास थ्रू होने देता तो वो ट्रांसलूसेंट है, अगर वो बिल्कुल लाइट पास थ्रू नहीं करने देगा तो वो ओपेक हो जाएगा। ओपेक के अंदर क्या कैटेगरीज आ जाएंगी, या तो वो कंप्लीटली एक ब्लैक बॉडी होगी तो वो सारी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, या वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर रहा होगा। ठीक है, तो इन सारों का कॉम्बिनेशन मिला के आप ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कलर। अगर मैं बात करूं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर एक स्पेसिफिक इसलिए आता है बिकॉज वो उस स्पेसिफिक लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं एंड बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। आप यूं सोचिए कि अगर मैं एक रेड ऑब्जेक्ट रखता हूं आपके सामने और मैं ब्लू लाइट उस पर शाइन करता हूं, तो क्योंकि ब्लू लाइट उस रेड ऑब्जेक्ट को वो रेड ऑब्जेक्ट केवल रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सारी लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ब्लू लाइट के अंदर वो रेड ऑब्जेक्ट आपको ब्लैक नजर आएगा। ठीक है, ये बात आराम से समझ लीजिएगा। और आपके पास अगर ये ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड है, तो ये व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है ये सारी वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। मेरी शर्ट अगर ब्लू है तो इसका मतलब है कि केवल इस वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी सारी वेवलेंथ्स को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। When light passes through one medium to another, its frequency and color do not change। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रीक्वेंसी आगे हम देखेंगे लाइट की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है, तो लाइट की एनर्जी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, एंड फ्रीक्वेंसी एंड कलर आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो कलर भी आपका चेंज नहीं होने वाला। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए, अब पहला हमारा जो टॉपिक है ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इसको, 8th क्लास में 10th क्लास में बार बार हमने सेम चीजें पढ़ी हैं। रिफ्लेक्शन का बेसिक लॉ क्या है, शुरू कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। चलिए अब देखिए, आपके पास अगर कोई एक सरफेस है, आपकी लाइट यहाँ से जा रही है, आपको हमेशा नॉर्मल बनाना है। उस नॉर्मल पे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस ये देखेंगे, यहाँ से लाइट वापस जाएगी और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा इनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये कर्व्ड सरफेस भी होती तो उस कर्व्ड सरफेस का जो सेंटर होता है वहां से इसको नॉर्मल मिल जाती है,
आपकी लाइट जब इस पे स्ट्राइक करती है तो आपका यहाँ से इंसिडेंट एंगल एंड यहाँ से आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है। तो दिस रूल फॉलोज एवरीवेयर। अब इस रूल से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं सिर्फ इस रूल से, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं इन बेसिक चीजों को। अब एक सिंपल सा टाइप का क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को। तो एंगल ऑफ डेविएशन वो एंगल होता है जिससे कोई भी लाइट कहीं भी सरफेस पे अगर स्ट्राइक करी है इनिशियली एंड वहां से फाइनली बाहर निकली है, तो इनिशियल और फाइनल रे के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं सिर्फ एक मिरर बनाता हूँ और मैं इस पे एक लाइट यहाँ से डालता हूँ, इधर इस लाइट का एंगल मैं ले लेता हूँ आई। हमें पता है कि ये एंगल यहाँ से निकलेगा आर। काम करते हैं आई को और आर को हम लोग थीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थीटा, ये भी हो गया थीटा। अब हम अगर किसी भी एक लाइट को एक्सटेंड कर दें, जैसे कि हम इंसिडेंट लाइट को एक्सटेंड करके देखते हैं कि ये कहाँ जा रही थी ओरिजिनली एंड फाइनल लाइट कहाँ जा रही है, तो इनके बीच का जो एंगल आने वाला है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा प्लस थीटा एंड थीटा विल मेक अ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू आ गई 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है, सिंपल सा है। अगर मैं इसको एक स्टेप और आगे ले जाता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 मिरर्स यूज कर लेता हूँ और ये दोनों मिरर्स में 90 डिग्री पे रख देता हूँ। चलिए, तो अब अगर आपकी लाइट यहाँ से आ रही और इस एंगल को मैं यहाँ पे थीटा बोल देता हूँ, तो देखिए ये लाइट यहाँ से ऊपर, हमें पता है ये एंगल भी थीटा होगा। चलिए, अब अगर हम बात करें इस एंगल की, ये हमें पता है 90 डिग्री है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, जिसका मतलब ये एंगल वापस से है हमारे पास थीटा, ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा एंड ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं किसी भी रे को एक्सटेंड करके देखूं, लेट्स से कि ये हमारी फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, इसको मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ एंड इस रे को भी मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये दोनों रेस के बीच का एंगल हमेशा क्या आता है एग्जैक्टली आप दोनों डेविएशंस को ऐड करके देख लीजिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारा डेविएशन क्या होने वाला है, तो मैं डेल्टा 1 बोल देता हूँ, बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये एक ही सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ है। तो डेल्टा 1 की वैल्यू आएगी 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब मैं डेल्टा 2 की बात करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे आपका जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है ना, तो डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी हो रही है 180 माइनस 2 इंटू 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर मैं फाइनल डेल्टा पूरा देखना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 180 प्लस 180 360 माइनस 2 थीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 180 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 थीटा 180 प्लस 180 360 माइनस 2 थीटा माइनस 180 प्लस 2 थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास फाइनली क्या बचा 180 डिग्री। तो आपका जो फाइनल डेविएशन एंगल है वो है 180। इसका मतलब क्या है कि आने वाली लाइट में और जाने वाली लाइट में एग्जैक्टली 180 का डिफरेंस है। क्या मतलब हुआ इसका कि ये एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये चीज आपकी हमेशा एप्लीकेबल है 90 डिग्री के केस में, क्योंकि हमने यहाँ पे थीटा तो आर्बिट्ररी लिया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। लेट्स से कि हमारे पास एक थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हमारे पास दो मिरर्स है एंड इन दो मिरर्स की मैं बात करता हूँ। लेट्स से हम यहाँ पे एक लाइट लेके आते हैं जिसका इनिशियल एंगल मैं बोल देता हूँ यहाँ पे अल्फा, ठीक है। चलिए, तो अब हमें पता है कि ये एंगल भी अल्फा होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो आपका यहाँ पे जो एंगल होने वाला है देखिए वो क्या हो जाएगा
थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा जो है, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा 180 से, तो आपको मिल जाएगा यहाँ वाला एंगल जिसको मैं बोल देता हूँ बीटा। तो बीटा की वैल्यू देखिए क्या आएगी, 180 माइनस 90 तो 90 आ जाएगा, माइनस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, तो माइनस ऑफ थीटा, इनफैक्ट आप इसको अंदर ही रख लीजिए ब्रैकेट के, तो 180 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे एंगल है 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा, ये रिफ्लेक्ट करेगा वापस, तो सेम एंगल यहाँ से बनाएगा 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा। इनफैक्ट अगर ये 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा है तो अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका फर्स्ट इस रिफ्लेक्शन का डेल्टा 1 जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम फॉर्मूला हम लगा देंगे 180 माइनस 2 अल्फा, ये आपका आ गया डेल्टा 1। डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला एंगल हमें पता है थीटा माइनस अल्फा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा। अब अगर आप इन दोनों का सम करते हैं तो आपको डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा डेल्टा देखिए क्या हो जाता है, वापस इन दोनों का सम हो जाएगा 360 माइनस 2 अल्फा माइनस 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। तो देखिए हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 360 माइनस 2 थीटा। ये आपका फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन है इस केस का, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है हमारे पास लैटरल इन्वर्जन की। लैटरल इन्वर्जन आपको पता ही होगा कि अगर मैं यहाँ पे एक मिरर लगाता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे एक अनसिमेट्रिक अल्फाबेट लेता हूँ, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ऐसी अपोजिट इमेज बन जाएगी, है ना। तो ये इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। और लैटरल इन्वर्जन का बेसिस बहुत सिंपल सा है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं राइट हैंड, लेट्स से कि हमारा ये जो सरफेस है ये मिरर है और मैं अपना राइट हैंड यूज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो राइट हैंड की आपको अगर ये शैडो नजर आ रही है तो आप देखिए राइट हैंड की जो इमेज है, राइट हैंड की जो इमेज है उसकी शेप तो राइट हैंड वाली होने वाली है, बट व्हेन आई सी माय राइट हैंड फ्रॉम दिस साइड आई सी द बैक पोर्शन। जबकि कांच के अंदर मैं इस राइट हैंड को देखता हूँ सेम शेप के साथ, मतलब इसकी शेप में मुझे इसका फ्रंट पोर्शन नजर आएगा, तो मुझे उसका राइट का लेफ्ट नजर आता है, सीधी सी बात है, ठीक है। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पर्सपेक्शन। हम लोग आगे जाने वाली लाइट को ऑब्वियसली पीछे आता हुआ देखेंगे, जिसकी वजह से हमें लैटरली चीजें इन्वर्टेड नजर आती हैं, ठीक है। इसलिए इट्स ऑलवेज राइट लेफ्ट, इट्स नॉट अप एंड डाउन। ऐसा नहीं है कि मैं मिरर को अगर ऊपर की तरफ रख दूंगा तो मेरा राइट लेफ्ट इन्वर्जन नहीं होगा, वो तब भी होने वाला है, ठीक है। आपका राइट हैंड तभी आपको लेफ्ट नजर आएगा। तो इट्स ऑलवेज अ राइट लेफ्ट इन्वर्जन, क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव राइट और लेफ्ट के इस तरीके से बने हुए हैं जिस तरीके से हमारे हाथ हैं, ठीक। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। आपकी बेसिक जो इमेजेस हैं, जैसे इमेज बनाने के लिए आप हमेशा क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या क्या तरीका यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर लेता हूँ और मैं मिरर को भी टेढ़ा रख देता हूँ, ठीक है, तो इसकी इमेज कैसी होनी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, हर एक एंड को एक नंबर दे दीजिए। इनको मैं बोल देता हूँ A B C D, ठीक। आप यहाँ से परपेंडिकुलर लाइट डाल के यहाँ पे A लिख दीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइट डाली, इतनी डिस्टेंस पे आपने B को बना दिया, ठीक है। आप डिस्टेंसेस का ध्यान रखिएगा बस। A को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास C, परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे C लिख दिया। लास्ट है हमारे पास D, परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे D लिख दिया, ठीक है। अब देखिए A और D को हमें कनेक्ट करना है, A और D को हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमें C और AD के सेंटर को कनेक्ट करना है, तो यहाँ से C को कनेक्ट कर दिया एंड यहाँ से B को कनेक्ट कर दिया। तो इसकी इमेज इस तरीके से बन गई, ठीक है। आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम को इस तरीके से ब्रेक करके बनाएंगे तो कभी गलती नहीं होने वाली और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। चलिए इसके भी आगे चल सकते हैं हम। अब देखिए स्पीड अगर मैं बात करता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट की एंड उसकी इमेज की, तो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो चलता है VO से, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा होगा तो उसकी जो इमेज है उसकी वेलोसिटी बिल्कुल पीछे होगी।
अब देखिए यहाँ पे वी आई जो है उसका मैं फॉर्मूला बनाना शुरू कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि वी आई क्या होगा, माइनस ऑफ वी ओ, हमेशा डायरेक्शन में अपोजिट होने वाला है। बस ये बात है कि ये जो है ये एक्स एक्सिस में ही काम कर रहा है, मतलब नॉर्मल एक्सिस में। आपका अगर यही ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चल रहा होता किसी वेलोसिटी से, जिसको मैं v1 बोल देता हूँ, तो यहाँ पे इमेज ऊपर भी सेम वेलोसिटी से चल रही होती v1 से। तो पैरेलल एक्सिस की जो वेलोसिटीज हैं वो तो सेम आने वाली हैं, बट नॉर्मल एक्सिस की जो वेलोसिटीज हैं वो इन्वर्ट हो जाएंगी। तो पैरेलल की चिंता, आप पैरेलल का केस बहुत इजी है, उसका मैं हम कुछ नहीं कर रहे, हम केवल नॉर्मल एक्सिस की बात करते हैं। तो आगे जाने के केस में हमें पता है कि ये इमेज वापस आ रही होगी। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ एक और केस में कि आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और आपका जो मिरर है वो आगे जा रहा है किसी वेलोसिटी से, तो इमेज का क्या होगा। तो अब देखिए मिरर जो है अगर वो कुछ एक्स डिस्टेंस कवर करता है एक छोटे से टी टाइम में, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस जो है वो x बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है इमेज का जो डिस्टेंस है वो भी x बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल इमेज को 2x मूव करना पड़ता है आगे, क्योंकि आपका मिरर जो है वो x मूव किया। तो अगर मिरर मूव कर रहा होता तो इमेज को उसकी डबल वेलोसिटी से चलना होता। तो फाइनल जो आपका वी आई का फॉर्मूला है वो बिल्कुल यही है, 2vm माइनस vo, और इस फॉर्मूला से आप आराम से देख सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि ये नॉर्मल एक्सिस का फॉर्मूला है। अगर हम पैरेलल एक्सिस की बात करें तो पैरेलल एक्सिस में मिरर के मूवमेंट से आपकी इमेज का कोई पोजीशन चेंज नहीं होगा। पैरेलल एक्सिस में आप आगे चलेंगे तो आपकी इमेज भी आगे चलेगी, ठीक है। पैरेलल एक्सिस में बहुत सिंपल है, परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं इसके हम लोग। अगर इसी में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में क्वेश्चन एक आइडिया दे देता हूँ। लेट्स से कि मैं आपको मिरर की वेलोसिटी बोल देता हूँ यहाँ पे 3i कैप प्लस 4j कैप, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैं आपको बोल देता हूँ प्लस 4i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो आप देखिए इमेज की वेलोसिटी के लिए क्या क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि ये एक्सिस को y एक्सिस बोला गया है, जो कि हमारी मिरर का एक्सिस है। तो आपका नॉर्मल एक्सिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे x एक्सिस आपका नॉर्मल एक्सिस हो जाएगा। पहली चीज ये डिटरमाइन कर ली। सेकेंड चीज आप देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी 4i है और माइनस 3j है। तो हमारी जो इमेज है उसको ये वाली वेलोसिटी तो ऐसी की ऐसी मिलने वाली है। मिरर जो है आगे की तरफ 3i से जा रहा है, ऊपर की तरफ 4j से जा रहा है। मिरर का ऊपर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी इमेज पे। ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो इमेज भी नीचे जा रही होगी। तो हमारे पास सबसे पहले माइनस 3j आ गया इमेज की वेलोसिटी में। अब हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस की बात बची, तो 4i की वजह से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको माइनस 4i मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो 3i है उसकी वजह से क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे 6i मिल जाएगा, ठीक है। 2vm माइनस v0, ऑलराइट। तो आपका फाइनल आंसर देखिए क्या हो गया, 2i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। सिंपल है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इमेजेस। अगर मैं बात करता हूँ कि मैं दो मिरर्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 90 डिग्री को स्टडी कर लेते हैं। बेसिकली आपको पता है 90 डिग्री में क्या होता है, मैं इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी लगाऊं, आपकी एक इमेज बनेगी इस मिरर से कंप्लीटली अंदर, ठीक है। इसको मैं I1 बोल देता हूँ। सिमिलरली यहाँ से नीचे बनेगी आपकी दूसरी इमेज, जिसको हम I2 बोल देते हैं। और यहाँ पे आपकी इस इमेज की इमेज या इस इमेज की इमेज, जो कि दोनों यहाँ पे ओवरलैप करती हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं I12 विच इज इक्वल टू I21, ठीक है। तो आपकी इमेजेस टोटल कितनी हो गई, इमेजेस आपकी टोटल आ जाती है यहाँ पे 3, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है और 3 इमेजेस हैं, सीधी सी बात है। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूँ तो आप सबसे पहले 360 अपॉन थीटा फाइंड कर लीजिए, जिसको आप बोल दीजिए x, ठीक है। अब इस x को आप 3 पार्ट्स में तोड़ दीजिए। फर्स्ट, अगर x आपका इवन है, अगर आपका x ऑड है, या आपका x एक फ्रैक्शनल वैल्यू लेता है, ठीक है।
इवन का बहुत सिंपल सा केस है, जैसे यहाँ पे देखिए 360/90, तो इसकी वैल्यू आ गई 4। तो हमें पता है कि वैल्यू जो 4 आई है, इमेजेस उससे एक कम आई है, तो इमेज इवन के केस में कितनी हो जाएगी, x-1, बात खत्म। ऑड के केस में क्या होगा, ऑड के केस का मतलब है कि लेट्स से कि ये जो थीटा है इसको मैं रख देता 72 डिग्री, तो आपकी यहाँ पे 360/72 हो जाता 5। तो तब आप क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू अब दो चीजों पे डिपेंड करती है। अगर तो आपका x बाइसेक्टर पे बैठा है, अगर आपका x बाइसेक्टर पे बैठा है, सॉरी, अगर आपका ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे बैठा है, तो आपकी इमेजेस की वैल्यू वापस से x-1 हो जाएगी। और अगर अनसिमेट्रिक पोजीशन पे बैठा है, मतलब बाइसेक्टर के अलावा कहीं भी, तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस x आ जाती, ठीक है। चलिए फाइनली अगर आपका x का वैल्यू एक फ्रैक्शन आता है, जैसे कि इमेजिन कर लिए x की वैल्यू होगी 4.2, तो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर ये फ्रैक्शन आता है तो उसका इंटीजर वैल्यू ले लीजिए और चिल कीजिए, ठीक। तो ये तरीका है सिंपल सा, अगर नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है। बहुत छोटा एक क्वेश्चन आ सकता है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रख लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है छोटे छोटे केसेस प्लेन मिरर के। जैसे एक क्वेश्चन होता है बहुत अच्छा था कि आपको यहाँ पे एक कमरा दिया हुआ है और आप ऐसे देखिए कि कमरा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग। चलिए अब मान लीजिए आपको ये एक रूम दिया है और इस रूम के सेंटर में मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे हमारे को एक मिरर दिया हुआ है जिस मिरर की लेंथ है L, ठीक है। इस मिरर की लेंथ आपको L दे रखी है। तो आपसे पूछा है कि इस ऑब्जेक्ट की जो लाइट पीछे की तरफ जाएगी, इस बल्ब की लाइट जो पीछे की दीवार पे पड़ेगी, उसकी टोटल लेंथ कितनी होने वाली है, ठीक है। तो इस केस में ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। इनफैक्ट मैं थोड़ा डिफिकल्ट केस ले लेता हूँ। आप देखिए यहाँ से अगर आप एक डिस्टेंस बोलते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ D1 और इसको मैं बोल देता हूँ D2। इजी केस क्या हो जाता कि दोनों d/2 हो जाते। बट अगर ये डिस्टेंस है D1, ये डिस्टेंस है D2 और इन दोनों का जो टोटल है, इसको मैं बोल देता हूँ कमरे की पूरी लेंथ, जिसको मैं D बोल देता हूँ। तो इसका तरीका बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, आपको पता है कि कांच के अंदर आपको एक पूरा रूम नजर आने वाला है, तो आप पूरा का पूरा रूम ड्रॉ कर लीजिए और आप इस ट्रायंगल को यहाँ से एक्सटेंड कर लीजिए। तो अब आपको ये बहुत सिंपली दो सिमिलर ट्रायंगल्स मिल गए। एक ट्रायंगल है एक छोटा वाला, इस छोटे वाले ट्रायंगल का रेशियो क्या रहेगा, इसको हम बोल सकते हैं D2/L, जो कि इसकी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। यही रेशियो आगे भी काम आ जाएगा, बिकॉज इस बड़े रूम में आपको पता है ये डिस्टेंस है कैपिटल D, या फिर इसको D1 + D2 भी बोल सकते हैं। तो आपका जो टोटल परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू देखिए D2 + D अपॉन ये जो टोटल है ये आपकी फाइनल आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो LA कर लेते हैं इसको, आंसर हमारा। तो LA की वैल्यू आ गई। तो फाइनली आप देखिए LA क्या हो जाएगा आपका, D2 + D अपॉन D2 मल्टीप्लाइड बाय L, ठीक है। आप इसको बेसिकली ऐसे देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आप करके देख लीजिएगा, इसको आप अलग अलग पोजीशंस पे रख लीजिए। एक बार आप इसको D2 की वैल्यू को D/2 करके देख लीजिए एंड एक बार आप D2 की वैल्यू को D/4 करके देख लीजिए। तो एक बार खुद अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आप मल्टीपल इमेजेस की बात करें, लेट्स से कि आपके पास यहाँ दो मिरर्स हैं। एक मिरर हमने यहाँ लगा दिया, A डिस्टेंस पे हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है एंड यहाँ से इसका डिस्टेंस है B। तो यहाँ पे आपकी जो पहली इमेज आएगी वो आएगी -A पे। इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मान लीजिए। अब यहाँ से हम जानते हैं पहली इमेज आएगी -A पे, है ना। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। नेक्स्ट आपको पता है यहाँ वाली जो इमेज है ये इधर जाएगी, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा,
यहाँ अगर मैं लिखता हूँ माइनस ए, तो इस इमेज का डिस्टेंस होने वाला है ए प्लस बी प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी राइट साइड की जो पहली इमेज है और लेफ्ट साइड की जो पहली इमेज है, यहाँ पे आई माइनस है और ये आगे ए प्लस टू बी, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इसका डिस्टेंस यहाँ से ए प्लस टू बी है, तो इस इमेज की जो इमेज बनने वाली है वो बिल्कुल माइनस ऑफ ए माइनस टू बी पे बन जाएगी, ठीक है। आप इसको माइनस ऑफ ए प्लस टू बी बोल सकते हैं या माइनस ए माइनस टू बी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे देख लीजिए, ज्यादा इजी हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट चीज हमें बताइए कि अगर कोई अब इसकी जो इमेज यहाँ पे बन रही है, सॉरी अब अगर ये माइनस ए पे था तो इसका यहाँ कांच से कितना डिस्टेंस था, ये था 2a प्लस बी, तो इसकी इमेज यहाँ से आगे बनेगी, तो दैट विल बी a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी, है ना। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 3a प्लस 2b, ठीक है। वापस आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3a प्लस 2b। चलिए अब इस चीज को वापस हमें देखना है इस कांच के लिए, तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा a प्लस 2b प्लस a प्लस b, तो a प्लस b प्लस a प्लस 2b। गलती कर दी क्या? कर दी। यहाँ पे इसकी वैल्यू केवल आएगी, चलिए माइनस ए की जो इमेज बन रही है वो यहाँ से किस डिस्टेंस पे a प्लस बी प्लस ए डिस्टेंस पे, तो आपकी जो इमेज बनेगी ये बन जाएगी 2a प्लस बी पे, ठीक है। अब 2a प्लस बी की जो यहाँ पे इमेज बनने वाली है वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी माइनस ऑफ 2a प्लस बी पे, ऑलराइट। फिर आप उसको a प्लस बी प्लस ऑफ 2a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी के बाद यहाँ पे 2a प्लस बी डिस्टेंस और जा चुका है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आने वाली है 3a प्लस 2b, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे आ जाएंगे माइनस ऑफ 3a प्लस 2b, तो यहाँ पे फिर a प्लस बी ऐड हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 4a प्लस 3b। तो अब ये आपको सिमेट्री नजर आ रही होगी कि हर बार आपका यहाँ पे माइनस आएगा एंड उसके बाद यहाँ पे a प्लस बी प्लस होता जाएगा, ऑलराइट। चलिए इसकी भी आप एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, खुद से ट्राई करिएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे चलते हैं, चलिए अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, स्फेरिकल मिरर्स। टॉपिक तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पर वही है कि उनको आपको बुक पे मिलेंगे नहीं, जो चीज़ें वो चीज़ें मैंने आपको करा दी। अब देखिए आप स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले हम डेफिनेशन में क्या क्या करते हैं, हमें पता है, बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ। ये है पोल, यहाँ पे हमारे पास फोकस, फोकस कैसे आया, आपके इन्फिनिट से आने वाली जो रेज है वो हमेशा फोकस से पास करती है ना। फोकस का जो डबल है 2 है उसको आप बोलते हैं सेंटर। आपको पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो उससे जाने वाली और आने वाली लाइट बिल्कुल सेम हो जाएगी, ठीक है। हम इसको बहुत जल्दी से स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। इस चार्ट में मैं 4 स्पेसेस दे देता हूँ। चलिए देखिए इस चार्ट में हम पहली स्पेस देंगे जिसका पहली, दूसरी, तीसरी एंड चौथी। चलिए अब देखिए इस चार्ट को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम पहले डिफाइन कर देते हैं फर्स्ट स्पेस कौन सी है। लेफ्ट के इन्फिनिटी से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ये है माइनस इन्फिनिटी टू सेंटर, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ रीजन, ठीक है। फिर सेंटर से फोकस के रीजन को मैं सेकंड बोल देता हूँ, फोकस से पोल के रीजन को मैं थर्ड बोल देता हूँ, ठीक है। एंड फाइनली पोल से प्लस इंफिनिटी तक के रीजन को मैं फोर्थ बोल देता हूँ। क्या फायदा है इसको ऐसे लिखने का, देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन को जल्दी से याद करने के लिए हमको एक चार्ट बनाना है, तो क्या तरीका है, ये हमारा आपको पता है मिरर कौन सा है, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, बट हमें पता है कि अगर लाइट इंफिनिटी से आ रही है तो वो फोकस पे आती है, तो पहली चीज हमको ये पता ही है। आगे चलते हैं, अब अगर इंफिनिटी से सेंटर के बीच में कहीं भी है आपका ऑब्जेक्ट, तो इंफिनिटी से सेंटर से क्या होगा, ये जो इमेज है ये फोकस से पीछे शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है ना। तो इंफिनिटी से सेंटर तक जो आपका ऑब्जेक्ट होता है
जो वो वन रीजन में आता है ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? इसकी इमेज बनेगी सेंटर से फोकस के बीच में, मतलब रीजन 2 में। ठीक है। सेकंड है, आप सेंटर पे आ गए तो इमेज भी सेंटर पे आ गई, दैट्स फाइन। अगर आप सेंटर से फोकस के बीच में जा रहे हैं, अगर आपका ऑब्जेक्ट सेकंड रीजन में आ गया तो आपकी इमेज कहाँ चली जाएगी? यहाँ से पीछे चली जाएगी और ये इमेज फर्स्ट रीजन में आ जाएगी। ठीक है। प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, चलिए। यहाँ पे है इन्वर्टेड, हम जानते हैं, रियल है एंड डिमिनेट है। ठीक है, क्योंकि पीछे से बड़ा ऑब्जेक्ट आएगा एंड यहाँ पे उसकी छोटी इमेज बनती है। ठीक है, ये केसेस आप किसी भी बुक में अभी खोल के देख लीजिए तो वो कंपेयर होता जाएगा और आपको समझ आता जाएगा। पॉज करके अभी आप देख लीजिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा क्या है? सेकंड रीजन में हम आ गए, वापस आपकी इमेज जो है वो इन्वर्टेड ही बन रही है और रियल बन रही है, बट इस बार ये एनलार्ज हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस हमारा है थर्ड। फोकस से पोल के बीच में अगर हम आ जाते हैं तो हमारी इमेज पीछे चली जाएगी वर्चुअल में। तो थर्ड रीजन में ऑब्जेक्ट है तो इमेज बन गई फोर्थ रीजन में। ये इमेज कैसी होगी? ये वर्चुअल होगी, एनलार्ज होगी और इरेक्ट होगी। ठीक है। एंड फाइनली अगर आप एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, आपका ऑब्जेक्ट फोर्थ रीजन में चले जाता है, तो आपकी इमेज क्या बनती है? वो थर्ड रीजन में आ जाती है। एंड वो कैसी होती है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा वो, तो वो इमेज रियल आती है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो आपकी जो इमेज है वो रियल आएगी एंड और डिमिनेट आएगी एंड इरेक्ट आएगी। ठीक है, तो ये चार केसेस में हम पूरे कॉनकेव मिरर को तोड़ सकते हैं और इससे जल्दी इसको पढ़ने का कोई तरीका नहीं है। इस चीज को आप अभी कंपेयर कीजिए अपने बुक के किसी भी नोट से, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा इस चीज का। ठीक है, अपनी कॉपी में एक बार लिख लेंगे या एक बार समझ के कर लेंगे तो ये आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बना देता हूँ। चलिए, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास जो ये रीजन्स हैं, ये रीजन्स हमारे राइट की साइड चले जाएंगे। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है ये पूरा फर्स्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से फोकस तक का जो रीजन है उसको हमको सेकंड बोलना पड़ेगा, फोकस से सेंटर का जो रीजन आएगा ये आपका रीजन थर्ड हो जाएगा एंड आगे आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जब हम स्टडी करते हैं रियल केसेस, तो रियल केसेस तो हम इतने ही स्टडी करते हैं कि हमारा अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट रीजन में है तो हमारी जो इमेज है वो बनती है सेकंड रीजन में, है ना। और अगर आप इसके आगे स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप वर्चुअल और आगे की चीज़ों को स्टडी करना चाहें, तो आप देख सकते हैं कि जब आप सेकंड रीजन में चले जाएंगे, आपका ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हो जाता है सेकंड रीजन में जाता होगा, तो आपकी जो इमेज बनती है वो फर्स्ट रीजन में बनती है। इनफैक्ट बिल्कुल सेम इसकी चार्ट बन जाएगा। आप यहाँ से थर्ड रीजन में चले जाइए तो आपकी इमेज फोर्थ रीजन में पहुंच जाएगी, आप फोर्थ रीजन में चले जाइए तो आपकी इमेज थर्ड रीजन में चली जाएगी। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज हैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी होने वाली। और ये चीज आप अगर टेस्ट करना चाहते हैं, एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स से कि हम ऑब्वियसली, क्योंकि हम बेसिक 9th-10th में पढ़े हैं, तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला भी पता है। मिरर फॉर्मूला क्या हो जाता है? मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। अब ये सिंपल सा फॉर्मूला हम लगाते हैं और एक बार इस चीज को टेस्ट कर लेते हैं यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में, जो आज तक आपने पहले देखे नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आप देखिए, अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से कि कॉन्वेक्स हमारे पास मिरर है, उसका फोकस हम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर्स पे। ठीक है, जिसका मतलब है कि इसका सेंटर का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इन दोनों वैल्यूज को आप पॉजिटिव लेंगे क्योंकि आप इस चीज को ओरिजिन मानते हैं, राइट की सारी चीजों को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे रखना है एक ऑब्जेक्ट थर्ड रीजन में, तो आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? एक काम करते हैं, हमारा जो u है उसको हम ले लेते हैं प्लस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो आपका ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में आ गया, थर्ड रीजन में आ गया। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं फॉर्मूला से 1/f प्लस 1/u। तो देखिए 1/f की वैल्यू 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/30। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 3/60 minus 2/60 is equal to 1/60
पॉजिटिव, तो v की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 60 सेंटीमीटर। अब देखिए प्लस 60 कहाँ पे है, फोर्थ रीजन में है, सीधी सी बात है, समझ आया। एक बार और टेस्ट कर लें, एक काम करते हैं फोर्थ के लिए टेस्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट्स पुट इट इन द फोर्थ रीजन। देखिए क्लास तो है नहीं, वीडियो है, फायदा ये है कि आप इस चीज को अगर कंफ्यूज होते हैं तो रिपीट करके देख सकते हैं। तो अगर आपको अभी लगता है कि ये चीज आपको नहीं समझ में आई, गो बैक, रिपीट इट, आ जाएगा समझ, ज्यादा कोई मुश्किल चीजें नहीं है। आप इसको एक्चुअली देखिए क्वेश्चंस उन टाइप के नहीं आने वाले जो आपने 10th तक पढ़ा है, तो इसलिए इस चीज को कवर करना बहुत जरूरी है। वापस हम चलते हैं, एक काम करते हैं, इस बार फोर्थ रीजन के लिए टेस्ट कर देते हैं। लेट्स से इनफैक्ट हम यही वैल्यू डाल के देखते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि u की वैल्यू, या इसकी जगह हम कर लेते हैं फोर्थ रीजन आपका यहाँ पे आएगा, तो 100 सेंटीमीटर ले लेते हैं, आई थिंक आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। तो u अगर मैं ले लेता हूँ 100 सेंटीमीटर प्लस का, तो हमारा जो u है वो फोर्थ रीजन में आ चुका है। हमारे पास u है 100, आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, f की जगह आप लिख दें 1/20 प्लस का, है ना, v की जगह आप लिख दिए 1/, ये तो हमको निकालना है, 1/u क्या हो जाएगा 1/100। तो अब देखिए ये इधर जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ 5/100, तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा 5/100 माइनस 1/100 जो कि हो जाएगा 4/100। v की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। आप देखिए 25 सेंटीमीटर कौन सा रीजन है, 20 और 40 के बीच का थर्ड रीजन है, ठीक है। तो ये चीज वर्चुअल एंड रियल ऑब्जेक्ट सब में काम करती है। तो ये हमारा चार्ट जो है, इस चार्ट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपको याद करना। 1 2 2 1 3 4 4 3, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये चीज आपको पेपर में ज्यादा दिक्कत नहीं देगी। चलिए, हमने मिरर फॉर्मूला देख लिया, तो हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। चलिए, तो मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है h डैश अपॉन h विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u, ठीक है। ये चीज भी आपको याद ही होगी। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, स्मॉलर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है। चलिए, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इसका मतलब h डैश एंड h दोनों सेम डायरेक्शन में, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट है। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इनमें से कोई एक अलग डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। अगर आप ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 में आपका h डैश h से बड़ा हो जाएगा, तो ये एक एनलार्ज्ड इमेज दिखा रहा होगा। एंड सिमिलरली इसकी वैल्यू अगर स्मॉलर देन 1 है तो ये एक डिमिनिश्ड इमेज दिखा रहा होगा, ठीक है, सीधा सा बात है। चलिए, इसको हम आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास एक चीज और आ जाती है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है। इनफैक्ट एक काम करते हैं, लैटरल मैग्निफिकेशन को समझने से पहले हम वेलोसिटी का डायग्राम समझ लेते हैं। चलिए, तो अब देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको पता है, जिसको मैं बोल देता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप इमेज की वेलोसिटी निकालना चाहें तो क्या करेंगे आप, एक बहुत सिंपल सा तरीका है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे देखिए u क्या है, ये u क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ से, है ना, और f क्या है, फोकस। अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, v क्या है यहाँ पे, ये है इमेज का डिस्टेंस। तो सबसे पहले 1/v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अब देखिए इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v की पावर -1 प्लस u की पावर -1 इज इक्वल टू f की पावर -1, है ना। अब अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहूँ d/dt से, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, v की पावर -1 का डिफरेंशिएशन आएगा सबसे पहले -1 v की पावर -2 डॉट v डैश, है ना, प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 इंटू यू की पावर -2 डॉट u डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा
माइनस ऑफ वी डैश अपॉन वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू डैश अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस चीज को मैं ऊपर ले आता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए v डैश इज इक्वल टू, ये u डैश यहाँ पॉजिटिव में जाएगा, ये माइनस साइन वापस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस ऑफ u डैश अपॉन v स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो यहाँ पे v स्क्वायर बाय यू स्क्वायर हमने लिख दिया। तो देखिए इंटरेस्टिंगली आपके पास यहाँ पे v स्क्वायर बाय यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया v डैश का डिफरेंशिएशन ऑफ v, जो कि हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ u डैश, माइनस का रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो इमेज पीछे जा रही है, सीधी सी बात है। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू m का स्क्वायर, m स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए। हेलो हेलो, अब यही फॉर्मूला जो है इसको हम इस तरीके से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं v डैश इज इक्वल टू u डैश करूं, तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस ऑफ m स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल या लैटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो ml हो जाता है, जिसको हम लिख देते हैं माइनस ऑफ m स्क्वायर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेम फॉर्मूला यूज होता है अगर मैं लेंथ की बात करूं। लेट्स से कि मैं आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देता हूँ जिसकी अपनी कुछ लेंथ है, जिसको आप बोल दीजिए LU। ठीक है, तो आपकी जो इमेज आएगी उसकी जो लेंथ आएगी, उसकी जो लेंथ आती है LV, उन दोनों का भी बिल्कुल सेम रिलेशन हो जाता है। LV जो है वो हो जाती है LU इंटू माइनस ऑफ m स्क्वायर। ठीक है, एक डिफरेंस का आप ध्यान रखिए, आप अगर ये लेंथ आगे की तरफ, ये जो मैंने लेंथ लिखी है ये लेंथ हमारी केवल उसका मैग्नीट्यूड है। अगर आपका ऑब्जेक्ट आगे है तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ से पीछे जा रही होगी, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट करना मत भूलिएगा। सिमिलर बात है वेलोसिटी की, अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो ये वेलोसिटी, ये नेगेटिव साइन जो है ये हमको बताता है कि वेलोसिटी पीछे आ रही है ना। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये केवल आपको डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेगा, और आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आप केवल m स्क्वायर से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। एक छोटा सा काम और है हमको, चलिए फाइनली हम एक फॉर्मूला और डिराइव करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि यह है फोकस, ये है सेंटर, और हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मैं इस डिस्टेंस को यहाँ पे फोकस तक के डिस्टेंस को देखिए, अगर मैं इसको बोल देता हूँ x1, तो x1 प्लस f जो है वो हमारा हो जाता है u, है ना। सिमिलरली मैं बोलता हूँ कि इसकी इमेज यहाँ पे बनी, तो ये वाला डिस्टेंस है x2 और फिर ये वाला डिस्टेंस है वापस से f, तो x2 प्लस f क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इमेज डिस्टेंस। तो आपका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है, और ये फॉर्मूला आपका बन जाता है सीधा x1 x2 इज इक्वल टू f का स्क्वायर। ठीक, ये चीज आपको न्यूटन लॉज या सॉरी न्यूटन फॉर्मूला के नाम से आपको मिल जाएगी बुक्स में, न्यूटन फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप कभी कभी देख सकते हैं कहीं पे, और आपको देख के घबराना नहीं है। केवल यहाँ पे x1 और x2 जो डिस्टेंसेस हैं, ये डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम फोकस। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि फोकस से अगर आप डिस्टेंसेस लेते हैं तो इन डिस्टेंसेस को हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। डेरिवेशन आप खुद करके देख सकते हैं, इसका बहुत आसान डेरिवेशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करके बता दूं तो हम इस पार्ट से आगे चल सकते हैं।
देखिए लेट्स से कि आपसे मैं पूछता हूँ, 2 मिरर्स मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। सबसे पहले हम इसका फोकस डिफाइन कर देते हैं f1, इसकी वैल्यू हम बोल देते हैं 10 सेंटीमीटर। हमें पता है कि ये फोकस यहाँ से पीछे की तरफ ही होगा, तो ये -10 पे होगा, ठीक है। सिमिलरली हम इसका फोकस डिफाइन कर देते हैं f2, जिसका डिस्टेंस मैं बोल देता हूँ 20 सेंटीमीटर। ये भी ऑब्वियसली माइनस की साइड होने वाला है। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डिफाइन कर देते हैं 40 सेंटीमीटर। एंड फाइनली मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से 30 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, तो हमारे पास ये डिस्टेंस बच गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक स्टेप लेंगे कॉम्प्लिकेटेड सी, मैं बोलता हूँ कि फाइंड द इमेज ऑफ द फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या पूछा गया कि इस मिरर में बनी हुई इमेज जो है इस ऑब्जेक्ट की, उसकी इमेज सेकंड मिरर से कितनी हो जाएगी डिस्टेंस पे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इसकी इस मिरर से जो फर्स्ट इमेज आ रही है उसकी इमेज सेकंड मिरर से कहाँ पे बनेगी। तो फर्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे इमेज क्या हो जाएगी। तो आप देखिए फर्स्ट केस आपका सिर्फ इतना सा हो गया कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे है, आपका अपना फोकस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, फोकस की वैल्यू -10 में हो जाएगी और ऑब्जेक्ट की वैल्यू +10 पे आ जाएगी। तो 1/v क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का 1/10 माइनस का 1/10 विच इज इक्वल टू माइनस का 1/5। तो v आ गया आपका -5 सेंटीमीटर। चलिए एक चीज हमारी यहाँ पे हो गई। अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि देख लीजिए, इसको रब कर लेता हूँ, -5 का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा इमेज आ गया है। तो इस इमेज का अब आपके नए मिरर से डिस्टेंस कितना हो गया, 45 सेंटीमीटर। इसका हमको पता है फोकस है -20, ये डिस्टेंस हो गई -45। तो फाइनली आप फॉर्मूला लगाएंगे, आई होप इतनी सी जगह में हो जाए। तो क्या आ जाएगा, 1/-20 इज इक्वल टू 1/-45 प्लस 1/v, है ना। तो देखिए 1/v क्या आ रहा है, 1/v इज इक्वल टू 1/45 माइनस 1/20, है ना, विच इज इक्वल टू, इन दोनों को हम क्या करें, इसका हम कर लेते हैं 180 करना पड़ेगा, 180। तो इधर आ जाएगा 45 इंटू 4 और यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू 9, तो 45 ये आ जाएगा इस तरीके से। तो v की वैल्यू देखिए क्या आ गई, नेगेटिव ऑफ 180/5, 180/5 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ जाएगी 36, है ना, माइनस ऑफ 36 सेंटीमीटर। ये आपकी फाइनली इमेज बनेगी। अब एक बात इंटरेस्टिंगली आप देख लीजिए, ये इमेज रियल होगी या वर्चुअल, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ। तो अब देखिए ये -36 जो है इस मिरर से डिस्टेंस है, -36 डिस्टेंस तो इस 40 सेंटीमीटर के बीच का ही रहने वाला है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे बाहर एक इमेज बन रही है जो कि एक रियल इमेज होने वाली है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये इमेज जो है ये रियल होने वाली है। चलिए नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन, इसको हम आराम से देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो ये रिफ्रैक्शन प्रोसेस कहलाएगा, है ना। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, हम एक बात तो जानते हैं कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में कोई भी लाइट अगर एक मीडियम से 1 से 2 में जाती है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये लाइट क्या करती है, अपने एंगल से टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, एक पॉसिबिलिटी है कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाए। तो ये वाला एंगल अगर इंसिडेंट एंगल और ये वाला एंगल अगर आपका रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, तो यहाँ पे आपका आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टेड एंगल छोटा है एंड इंसिडेंट एंगल बड़ा है, ठीक है। ये हमेशा कब होगा, जब ये रेयरर टू डेंसर मीडियम पे जाएगी। रेयरर टू डेंसर का क्या मतलब है, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है वो रेयरर कहलाता है, जिसमें स्पीड कम होती जाती है वो डेंसर कहलाता है। तो अगर मैं इसको VR एंड VD यहाँ पे वेलोसिटी डिनोट कर दूं तो हमें पता है कि रेयरर की वेलोसिटी डेंसर की वेलोसिटी से ज्यादा होने वाली है लाइट की, ठीक है। अब अगर ये वेलोसिटीज की ही बात है तो हम पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लेते हैं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब आप इसको वैक्यूम से कंपेयर करते हैं। तो स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन मीडियम हो जाएगा, या वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम हो जाएगा। तो आपकी म्यू जी की वैल्यू जैसे ग्लास है तो उसकी वैल्यू आती है 3/2 1.5 के बराबर, एंड वाटर की आ जाती है 4/3। ठीक है, अब अगर एक और फॉर्मूला देख लीजिए, कॉशीज फॉर्मूला ये कहता है कि जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होती जाती है लाइट की, वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता जाता है। तो ये एक चीज आप नोट कर सकते हैं एज अ फॉर्मूला, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे म्यू नॉट और ए दोनों कांस्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके अंदर हम दो मीडियम के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं कि लेट्स से ऊपर हमारे पास वाटर होता और नीचे ग्लास होता, तो कुछ ऐसा हमारे पास फिगर आता। तो अब यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे इस तरीके से 1μ2, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। अगर जैसे मैं ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर देखूं, मैं लिख देता हूं इसको यहाँ पे, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 9/8, जिसका मतलब हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1.12 के आसपास आ जाना चाहिए। ठीक है, 1.125। तो इसका मतलब है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिलेटिव ज्यादा है, जिसका मतलब है कि ग्लास इज डेंसर देन वाटर। ठीक है, तो बिल्कुल वही बात आ जाती है। बट इनफैक्ट इन चीजों की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि हम जब स्नेल्स लॉ को पढ़ेंगे तो एक सिंपल तरीका है उसको याद रखने का। अब देखिए हमारे पास जो स्नेल्स लॉ आ जाता है, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि n1 sin 1 इज इक्वल टू n2 sin 2। ठीक है, बस इतना सा टेंशन खत्म। n1 क्या है, यहाँ पे n1 को आप μ1 बोले, एक ही बात है। इसको आप μ2 बोल दीजिए। ठीक है, इसको आप साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल बोलना चाहते हैं तो ठीक है, और इसको आप साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल बोलना चाहते हैं तो भी ये फॉर्मूला वैसा सही रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको देखने का। आपको मैं बोलूं कि आपकी लाइट जो है बाहर से, लेट्स से हम बोलते हैं कि एयर से वाटर में जा रही है। ठीक है, हमें पता है कि वाटर का मीडियम है 4/3 और एयर का वैल्यू है 1। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेते हैं हम एयर को। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे हम 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं वर्टिकल से, हमेशा नॉर्मल का एंगल आपको मेजर करना है, जहाँ भी I और 1 जो भी एंगल्स हैं, तो आप बोलोगे 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू 4/3 इंटू साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 इंटू साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो ये आ जाएगा साइन r, आप लिख सकते हैं r की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 3√3/8। चलिए ये आपका काम सिंपल सा हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग स्नेल्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब इसके हम यूजेस देख लेते हैं। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो कि है अपरेंट डेप्थ। और अपरेंट डेप्थ ये बोलता है कि अगर मैं एक, मान लीजिए मैंने एक कॉइन रखा है एक बाल्टी के अंदर या पानी के अंदर, तो आपको वो कॉइन थोड़ा सा ऊपर की तरफ नजर आने वाला है, बिकॉज उसकी लाइट जो है वो बाहर की तरफ जाती है। तो इन दोनों का जो ओवरऑल बाहर से देखने पे जो एंगल नजर आता है, या हम देखें कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, तो हमें ये लाइट थोड़ी सी ऊपर से आती हुई नजर आती है। तो इस हाइट को जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपैरेंट डेप्थ, जबकि ये वाली जो हाइट है इसको हम बोल सकते हैं रियल डेप्थ। ठीक है, तो अगर आप अपैरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का रेशियो निकालना चाहते हैं तो उसका तरीका बहुत सिंपल है। बिल्कुल जैसे हमने स्नेल्स लॉ को सिंपली स्टडी किया है वैसे ही इसको देखना है। आप देखिए μ1 और μ2 को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ऑब्वियस बात है कि एक चीज बड़ी होने वाली है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि μ2 बड़ा है, ऊपर हमने एयर मान ली, नीचे हमने वाटर मान लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए μ2 अगर बड़ा है तो हम जानते हैं, ये बात भी हम जानते हैं कि इसका जो अपैरेंट डेप्थ है वो छोटी होने वाली है। ठीक है, तो आप इतना सिंपली इस चीज को देख लीजिए कि अपैरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, क्योंकि हम जानते हैं कि हम रेयर टू डेंसर देख रहे हैं, तो रेयर टू डेंसर में आपकी अपैरेंट डेप्थ कम होने वाली है। तो इन दोनों में से जो कम वाला है उसको ऊपर लिख दीजिए, जो ज्यादा वाला है उसको नीचे लिख दीजिए, और आपका फॉर्मूला खत्म हो गया। ठीक है, इतनी सी बात है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूँ
इसका मैं एक क्वेश्चन ही बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक पॉन्ड है जिसके अंदर यहाँ पे एक फिश है, फिश हमने रख ली यहाँ से 10 मीटर्स नीचे, और यहाँ पे हमने एक बर्ड रख दी जो कि 20 मीटर्स अबव द सरफेस है, ठीक है। अब अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ बर्ड्स व्यू, ठीक है, तो लेट्स से हम बर्ड्स व्यू देखते हैं, तो उसको बर्ड को फिश कितनी दूर पे नजर आने वाली है। तो सबसे पहले अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश जो है अपॉन, एक अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश अपॉन रियल डेप्थ ऑफ फिश अगर मैं देखता हूँ तो क्या फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वाटर है 4/3 इसका रेशियो है। हम जानते हैं ऊपर आएगी छोटी वैल्यू जो कि एयर की आ जाएगी, नीचे आ जाएगी बड़ी वैल्यू जो कि आ जाएगी वाटर की। तो ये देखिए क्या बन गया ये रेशियो 3/4। तो रियल डेप्थ कितनी थी 10, अपेरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी, अपेरेंट डेप्थ आपकी हो जाएगी 3/4 इंटू 10 जो कि हो जाएगा 2.5 इंटू 3 मतलब 7.5 मीटर्स, ठीक है। ये तो अपेरेंट डेप्थ आ गई। अगर आप टोटल डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 20 प्लस 7.5 मतलब 27.5 मीटर्स। तो आप यूं समझिए कि बर्ड को वो फिश 27.5 मीटर्स पे नजर आने वाली, ठीक। उल्टा कर लें, लेट्स से कि हम पूछते हैं फिश को बर्ड कहाँ नजर आएगी, तो इसका क्या तरीका है, बिल्कुल वही। आप बोलेंगे कि ये जो अपेरेंट हाइट है, ये जो रियल हाइट है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है 20 मीटर्स है, अपेरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट क्या हो जाएगी। अब देखिए, अगर आप पानी से बाहर देख रहे हैं तो आपको वही चीजें और दूर नजर आने वाली। हम जब रेयर टू डेंसर देख रहे थे तो हमें पास नजर आ रही थी, डेंसर टू रेयर देखेंगे तो हमें दूर नजर आएगी। तो अपेरेंट हाइट बड़ी होगी या रियल हाइट, अपेरेंट हाइट बड़ी होने वाली है क्योंकि हमको वो और दूर नजर आने वाला है। तो अपेरेंट हाइट के लिए ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऊपर हम बड़ा वाला रेशियो और नीचे हम छोटा वाला रेशियो लिख देंगे, μ2 upon μ1 कर दिया। चलिए अपेरेंट हाइट की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 4/3 इंटू 20 कितना हो जाएगा ये 80/3, ठीक है। 80/3 को और कुछ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 26.33 मीटर्स, ठीक है। पर ये क्या है, ये तो अभी अपेरेंट हाइट है। अब अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं तो ये हो जाएगा 26.33 प्लस नीचे कितना है फिश का डिस्टेंस 10, तो फिश को ये नजर आने वाला है 36.33 मीटर्स पे, ठीक है। तो देखिए कितना डिफरेंस है इन दोनों के विजन में। बर्ड को फिश नजर आ रही थी 27 पे और फिश को बर्ड नजर आ रही है 36 पे, जबकि इनका रियल डिस्टेंस है 30। तो बर्ड की नजर में वो डिस्टेंस कम हो गया एंड फिश की नजर में वो डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स नॉर्मल शिफ्ट एंड लैटरल शिफ्ट, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, डेरिवेशंस में नहीं जाएंगे, फॉर्मूला आप समझ लीजिए कैसे यूज करना है। अगर एक ग्लास स्लैब में रख देता हूँ एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जर्वर के बीच में, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है, तो आप चाहे तो यहाँ पे ऑब्जर्वर बना दीजिए, चाहे तो यहाँ पे बना दीजिए। तो आपका ऑब्जर्वर जब भी इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट इस तरीके से यहाँ पे हमको आती हुई दिखेगी, तो हमें लगेगा कि ऑब्जेक्ट इतना दूर है, जबकि ओरिजिनली उसकी पोजीशन वहां पे थी। तो शिफ्ट जो है वो शिफ्ट आपका कैलकुलेट होता है इस फॉर्मूला से t माइनस टी बाई म्यू। मैंने इसको इस तरीके से जानबूझ के लिखा है। इसका मतलब देखिए आप पहले कि अगर एक ग्लास स्लैब है जिसकी अपनी थिकनेस है t, एक ग्लास स्लैब जिसकी अपनी थिकनेस t है, उसका जो पाथ ऑफ लाइट है, जो उसके अंदर लाइट एक पाथ फॉलो करेगी, वो पाथ रिड्यूस हो गया और वो पाथ हो गया माइनस टी बाई म्यू। इसका मतलब क्या है कि एक टी थिकनेस का स्लैब माइनस टी बाई म्यू जो पाथ लेंथ है उसको कम कर देता है, या उसको पीछे की तरफ माइनस टी बाई म्यू से खींच लेता है, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल में करा देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए देखिए, लेट्स से कि आपको मैं एक डायग्राम देता हूं कुछ इस तरीके का।
ये हमारे पास एक गिवन है, यहाँ पे हमारी आय है, इस आय से यहाँ पे एक ग्लास है, यहाँ पे एक और मटेरियल है, और फाइनली यहाँ पे तीसरा मटेरियल है। ठीक है, इन सब के डिस्टेंसेस हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा है फाइनली, ये डिस्टेंस है 4, इस स्लैब का थिकनेस है 2, फिर ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये थिकनेस है 3 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस वापस आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर थिकनेस, और ये डिस्टेंस वापस से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका म्यू आपको गिवन है, इसके म्यू की वैल्यू है 4, इसके म्यू की वैल्यू है 3, इसके म्यू की वैल्यू है 2। आपसे पूछा गया है कि ये P जो है ये आपको कितनी दूर नजर आने वाला है। ठीक है, अभी देखिए ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है P का, 4 + 4 8 10 13 15 17 एंड 4 21, तो 21 सेंटीमीटर जो है ये ओरिजिनल डिस्टेंस है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको पूरे को मेजर करना चाहूँ तो आपका डिस्टेंस नया क्या आने वाला है, बहुत सिंपल तरीका है। आप इसको इस तरीके से देखिए कि एक एक स्लैब डिस्टेंस कितना कम करती है। फॉर्मूला देखते हैं हम फिर से एक बार। आपका फॉर्मूला था T - T/μ। तो लेट्स से कि हम 4 वाली स्लैब की बात करें, तो आपका ये वाला जो डिस्टेंस है, मैं इसको कलर दूसरा ले लेता हूँ। चलिए, इस फॉर्मूले से आप देखिए ये जो 4 डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 - 4/4, 4 - 4/4, तो इसकी वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो 4 है अब इसकी वैल्यू हमने 3 कर दी। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 3/3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, तो ये अब 2 बन गया। ठीक है, एंड फाइनली ये क्या हो जाएगा 2 - 2/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, तो ये अब 1 बन गया। तो अब आपका डिस्टेंस देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर का 4 + 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 4। ठीक है, इनफैक्ट आप इसको थोड़े शॉर्टकट तरीके से भी देख सकते हैं कि इसने रिडक्शन कितना किया, शिफ्ट कितना किया, है ना। तो इसमें हम शिफ्ट की जगह रिडक्शन की बात करें तो हमें पता है कि इसने 1 सेंटीमीटर का रिड्यूस कर दिया, आपके थिकनेस को 4 से 3 बना दिया। इसने भी 1 सेंटीमीटर रिड्यूस कर दिया, इसने भी 1 सेंटीमीटर रिड्यूस कर दिया, तो आंसर 21 - 3 18 आ जाना चाहिए। टोटल करके देख लेते हैं, 4 + 3 7 9 11 13 14 एंड 18 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से इस चीज को समझ लीजिए कि जब भी एक मटेरियल आएगा वो मटेरियल कुछ ना कुछ रिडक्शन करेगा आपकी लेंथ में, और उस रिडक्शन की वैल्यू होने वाली है T/μ। तो आपको इस तरीके से याद रखना, अगर ज्यादा आसान लगता है तो इस तरीके से याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं एक बार। लैटरल शिफ्ट क्या है? लैटरल शिफ्ट होता है जब आप किसी एंगल से स्लैब को देखते हैं तो इंसिडेंट लाइट जो है वो आपको, आती हुई लाइट जो है वो आपको थोड़ी सी टेढ़ी नजर आएगी, थोड़ी सी शिफ्टेड नजर आएगी। तो ये जो लैटरल शिफ्ट का डिस्टेंस है L, इन दोनों लाइट्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हम इस फॉर्मूला से देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे कैसे याद करना पड़ेगा। एंड अगर आपको एक स्मॉल एंगल दिया गया है तो यहाँ साइन I की जगह आप केवल I लिख सकते हैं, तो ये स्मॉल एंगल के लिए फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR जो है आप जानते ही होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप ऐसे देखिए कि नीचे मैं एक डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ एक लाइट बीम डालता हूँ, तो हमें पता है कि ये जो लाइट बीम है ये इवन और ज्यादा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जानी चाहिए। ठीक बात है। अब देखिए अगर थोड़ा सा आप यहाँ पास में होते नॉर्मल के पास तो ये लाइट यहाँ जा रही होती अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये मैं फर्स्ट रे बना दी, ये आपकी सेकेंड रे हो गई। अब देखिए थोड़ा सा अगर मैं इसका एंगल और लेके आता हूँ तो ये लाइट बिल्कुल यहाँ से ग्रेज करती हुई चली जाएगी, जिसको मैं यहाँ थर्ड रे बोल देता हूँ। तो इस एंगल के बाद इनफैक्ट इस एंगल को हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस एंगल के बाद अगर मैं और बेंड करूंगा लाइट को तो क्या होगा, ये लाइट यहाँ से सरफेस तक टच हो चुकी है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो अब देखिए जो लाइट रे है
जो यहाँ पे ग्रेजिंग लाइट बन जाती है, आप यहाँ एक बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। हमें पता है कि ये है म्यू डेंसर, या आप इसको म्यू डी लिख दीजिए, ये है म्यू आर। ऑलराइट, हम जनरलाइज फॉर्मूला बना देते हैं इसके लिए। यहाँ पे हमारा जो इंसिडेंट एंगल है इसको आप बोल दीजिए, इसको हम आई सी बोल देते हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। इस एंगल से ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ जाएगा, और बाहर ही आपका जो एंगल है 90 डिग्री बन गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे n1 sin 1 इज इक्वल टू n2 sin 2। ठीक है, इसकी वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा, सीधा मैं IC की वैल्यू लिख देता हूँ। IC हो जाएगा sin 90 तो 1 है ही, म्यू आर अपॉन म्यू डी का साइन इनवर्स है ना। मैं इसको यहाँ IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू आर बाय म्यू डी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि लेट्स से एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का मैंने आपको बोल दिया 0.8 है, ठीक है, सॉरी इसको हम 5/3 कर लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो लाइट है, अगर मैं यहाँ से जानना चाहता हूँ कि इसका क्रिटिकल एंगल क्या आने वाला है, तो आप देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 5/3 sin IC इज इक्वल टू, जो ऊपर है एयर, 1 इंटू साइन 90। तो ये हो जाएगा साइन IC की वैल्यू देखिए कितनी आ जाती है यहाँ पे 3/5। हमें पता है साइन IC 3/5 कब होगा, जब IC की वैल्यू हो जाएगी 37 डिग्री। तो 37 डिग्री के बाद जो भी लाइट होगी वो सारी रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और वो रिफ्लेक्ट करेगी तो वो सीधी सीधी अंदर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, TIR के कुछ फायदे हैं। एक जो है इसका फायदा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो कम्प्लीटली लॉसलेस रिफ्लेक्शन होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे अच्छे जो कैमरास होते हैं, जैसे DSLRs होते हैं, उनके अंदर हम प्रिज्म रख देते हैं, ताकि प्रिज्म से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो उसमें ज़रा भी लॉस ना आए या ज़रा भी डिस्टॉर्शन ना आए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा हमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरी पार्ट इसके साथ देखना है, जो मैं अभी नहीं देख पाऊंगा, जो आपको देखना है, वो इससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज हैं क्या क्या हो जाएंगे। एक हो जाएगा मिराज एंड लूमिंग, एक है ऑप्टिकल फाइबर, एक हो जाएगा डायमंड की प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, एंड कोई और यहाँ पे है फोरोप्रिज्म, अगर एक बार आप करना चाहें तो फोरोप्रिज्म का फंक्शनिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी है जो आपको थ्योरी पार्ट्स बुक्स में देख लेना है। हम आगे चलते हैं इसके। चलिए, का मैं एक डेरिवेशन और आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक फिश को सनराइज या सनसेट का एंगल क्या नजर आएगा, तो उसका भी सेम फॉर्मूला हो जाता है कि आपका जो सन है वो बिल्कुल यहाँ पे होता है, तो इसकी जो लाइट आती है ये बिल्कुल ग्रेजिंग आती है, और जब ये अंदर आएगी तो ये यहाँ से क्रिटिकल एंगल बनाती हुई आएगी। तो अगर यहाँ पे एक फिश है तो उस फिश को ये लाइट नीचे से कितने एंगल पे नजर आएगी, तो ये एंगल आ जाएगा 90 - IC। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल से फिश को किस एंगल पे सनराइज या सनसेट नजर आएगा, तो ये एंगल है। ठीक है, एक पार्ट। सेकंड पार्ट हम इसका देख लेते हैं कि जब एक फिश के व्यू से बाहर देखा जाए, मतलब हम लोग भी अगर पानी के अंदर हैं और वो बाहर देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास जो लाइट आती है वो लास्ट क्रिटिकल एंगल तक की लाइट है। आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पाथ। लाइट जो बाहर से अंदर आ रही है और जो अंदर से बाहर जा रही है वो बिल्कुल सेम पाथ लेने वाले हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं बाहर की दुनिया को अंदर से देखना चाहता हूँ तो सारी की सारी जो लाइट अंदर आएगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे आएगी। यहाँ पे हम जानते हैं कि ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू है IC, सिमिलरली ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू है IC। अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दूँ तो ये ट्राइंगल जो है इसकी रेडियस यहाँ पे R हो जाएगी,
आपका ये एंगल आईसी है तो ये वाला एंगल भी आईसी हो जाएगा और ये आपकी डेप्थ हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे tan आईसी की वैल्यू बहुत सिंपली आप देख सकते हैं r/d हो गई, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो ऊपर है ये पूरा जो सरफेस है, जिस सरफेस पे आपको बाहर की वर्ल्ड नजर आने वाली है वो एक सर्कुलर सरफेस है, तो ये जो कोन है इस कोन को हम बोलते हैं विजिबिलिटी कोन। एंड ये जो सरफेस है उस सरफेस का अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा उस सरफेस का, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जहाँ आप पाई आर स्क्वायर की वैल्यू के लिए आप ये डाल सकते हैं। तो आर स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर tan स्क्वायर, आईसी की जगह हमें लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स ऑफ μ2 बाय μ1। तो अगर मैं यहाँ μ2 और ये μ1 बोल देता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, देखिए साइन इनवर्स ऑफ μ1 बाय μ2। ऑब्वियस बात है कि साइन के अंदर जो फंक्शन है वो 1 से बड़ा नहीं हो जाए, तो अगर μ2 की वैल्यू बड़ी है और μ1 की वैल्यू छोटी है तो उसको नीचे लिखें ताकि साइन के अंदर का फंक्शन 1 से छोटा रहे, तो आपका फॉर्मूला अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका एरिया आ गया, ठीक है बच्चों। इट्स नॉट अ फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि इसको डिराइव कैसे किया था। आपके पास यूजुअली क्या होगा, आईसी की वैल्यू आपको पता होगी, तो आईसी की वैल्यू आप यहाँ पे tan की वैल्यू डाल के अपने आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीछे हमने मटेरियल लिया था जिसकी आईसी की वैल्यू हमने निकाली थी 37 डिग्री, तो यहाँ पे tan आईसी अगर मैं पुट करता हूँ tan 37 तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4, तो r यहाँ पे हो जाएगा 3d/4 और आपका जो एरिया हो जाएगा पाई 9d²/16। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपको आईसी की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं।